लागत का 50% किसान को मुनाफा होना चाहिए और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि लागत कम हो। तो उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार आने के बाद ही जो हमने कुछ प्रयत्न किए थे, कोई नई प्रजाति निकाली थी, उसी का परिणाम था कि इस बार के सूखा में बुआई तो एकदम आधा पर चला जाना चाहिए, लेकिन वो स्थिति नहीं आई है। तो आपको ध्यान में होगा कि बीजेपी बहुत पहले जो थी वो शहरी पार्टी के रूप में जाना जाता था। आज बीजेपी के पास जितने ग्रामीण क्षेत्र के नेता हैं उतने दूसरे दल के पास नहीं है। देश के लिए अधिक से अधिक काम करना, समय देना, ये आरएसएस में हमने सीखा। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा वादा और सबसे आकर्षक वादा किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का और कुछ कुछ चीजों में दोगुना करने का। और आप जानते हैं गुजरात में 50% ज्यादा बोले थे और उनके उसके एविडेंसेस है कि बोले थे। और आज ये है कि कॉटन में गुजरात में शरद पवार के टाइम 1200 रुपया था, आज 800 रुपया, 800 और 1000 के बीच में है। तो ये पूरे देश में किसान की सबसे पहली समस्या ये है कि एमएसपी के भाव उनको अभी उनकी मर्जी के अनुसार नहीं मिल रहे। आज समर्थन मूल्य से ज्यादा दाम आज मार्केट में है और जिस समय भी उससे कम दाम होगा, हमारे जो हाँ क्रय केंद्र हैं बिल्कुल स्टेब्लिश्ड है, बिल्कुल तैयार है। कल हमने तो तेलंगाना में देखा है और गुजरात के अंदर तो वहाँ की सरकार ने भी अपने तरफ से उसमें बोनस देने का तय किया है। जहाँ तक समर्थन मूल्य की आपने बात की, देखिए अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक किसान आयोग बनाया और किसान आयोग ने 200 से ज़्यादा सिफारिशें की, 208, 20, अब एक्यूरेट संख्या याद नहीं। लेकिन फिर वो सरकार हमारी चली गई तो 2007 में जो सरकार थी उसने उसी के आधार पर किसान नीति बनाई और किसान नीति में 20 सिफारिशों को नहीं माना, बाकी को मान लिया। और उन 20 सिफारिशों में अन्य कई सिफारिशें ऐसी थी जिनका अन्य मंत्रालयों से संबंध था। लेकिन एक सिफारिश था उनका कि 50% मुनाफा ज़्यादा देना, उसको वो हाँ फार्मूला स्वामीनाथन आयोग बना, स्वामीनाथन जी अध्यक्ष थे, उन्होंने सिफारिश की। उस सिफारिश के आधार पर 2007 में यूपीए की सरकार ने किसान नीति बनाई। तो जो सिफारिश थी उसमें से समर्थन मूल्य 50% को नहीं माना। और क्यों नहीं माना, उसका तर्क दिया कि बाजार में इससे अफरा तफरी मच जाएगी समर्थन मूल्य का। और जब हमारी सरकार आई है तो इसी प्रकार की राय जो भी कमेटी बनती है, जो भी देश के अर्थशास्त्री हैं, इसी प्रकार से राय देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसी दृष्टि से कि लागत का 50%, आप जब घोषणा पत्र देखेंगे उसमें लिखा है लागत का 50%। घोषणा पत्र मेरे पास जरा देना, मैं अब लागत का 50% किसान को मुनाफा होना चाहिए और उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि लागत कम हो। मंत्री जी, आपका ये कहना है कि पहले यूपीए सरकार का जो था फिलॉसफी ये था कि जस्ट एमएसपी बढ़ाते जाओ, वेयरएज आपका फिलॉसफी जो है कि कॉस्ट कम करते जाओ और लॉन्ग टर्म सोचो। नो सर, एमएसपी भी वही बढ़ाते थे जो एक आयोग सिफारिश करता था। सामान्यतः यही तक अभी तक देश में हो रहा है, सीएसीपी के बस। लेकिन हमने कुछ ये किया है कि नहीं, लागत भी कम हो और अच्छा मार्केट भी मिले, अच्छा दाम भी मिले और समर्थन मूल्य भी बढ़ता रहे। और ये तीनों को मिलाकर जो हमारा लागत होता है उससे किसान का मुनाफा 50% तक जाए तो ये किसानों के लिए अच्छी बात होगी और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। सर, हमें इस साल भी 200 रुपए किलो दाल देनी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक दलहन का सवाल है, ये इस पर हमारे फूड मिनिस्ट्री की ओर से विस्तार से आया है। हमारे पासवान जी ने इस विषय को रखा है। जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार आने के बाद
हमने दलहन के उत्पादन के लिए जो योजना बताई अभी आपके पहले कि 14 राज्य से 27 राज्य को, और इतना ही नहीं, पहली बार इस देश में इस 18-19 महीने के अंदर हमने जो 93 नई प्रजाति निकाली है, उसमें दलहन की कई वैरायटी उच्च पैदावार के, और पहली बार हमने देश के अंदर जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं 300 कृषि विज्ञान केंद्रों को दलहन के अग्रिम प्रदर्शन के लिए और 200 कृषि विज्ञान केंद्र को तिलहन के अग्रिम प्रदर्शन के लिए एरिया चुनकर हमने इस बार धन उपलब्ध कराया है। और आप जब जाइएगा किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में तो पता चलेगा जिसने 10 किसानों के खेत में और अपने कैंपस में भी नई किस्म के उच्च पैदावार वाली प्रजाति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब मैदान फील्ड में हो जाएगा राज्य के कृषि पदाधिकारियों के माध्यम से। तो उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सरकार आने के बाद ही जो हमने कुछ प्रयत्न किए थे, कोई नई प्रजाति निकाली थी, उसी का परिणाम था कि इस बार के सूखा में बुआई तो एकदम आधा पर चला जाना चाहिए, लेकिन वो स्थिति नहीं आई, वो स्थिति नहीं आई गत वर्ष की तुलना में। किसानों की जो शायद दिल्ली तक पहुंच नहीं पाती हैं या वो राज्य सरकार उसकी चिंता नहीं कर पाते। जैसे मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं कि वहां लोगों ने दाल उगानी बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि लखनऊ के उस तरफ पूरा का पूरा नीलगाय के झुंड ऐसे चलते हैं। ये ऐसी सब नहीं, ये बहुत सीरियस बात है। अरहर की खेती ही बंद कर दी। तो ये ऐसी चीजें या तो आपके दिमाग में नहीं है, यहाँ तक पहुंच नहीं पाती हैं, या आपका जो कह रहे हैं दलहन मिशन वगैरह और उसको सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट वहाँ कोई खेती करेगा तब तो लेगा। जायद की फसल ही बंद हो गई ईस्टर्न यूपी में, बल्कि यहाँ मुरादाबाद जहाँ आप गए थे उसके आगे से ही शुरू हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं का आपके पास कोई समाधान? सवाल है कि यहाँ के लोगों को नहीं पहुँचता होगा, लेकिन हम गाँव से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से गाँव नहीं जाते हैं। दूसरी बात कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ब्लॉक नहीं छूटा होगा जहां मैं नहीं गया हूं, और अकेला पूर्वी उत्तर प्रदेश और यही इलाका है जहां जायद की भी गिनती है। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में रबी और खरीफ लोग जानते हैं। जायद हिंदुस्तान के किसी कोने में बोलिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जायद नहीं मानते हैं लोग, हाँ, किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं वहाँ गया हूँ, और नीलगाय के विषय में राज्यों को, उस राज्य को तो पहले से मिला हुआ है कि जिला स्तर पर कमेटी बनाकर, और मैं अभी 2 दिन गांव का नाम बताओ यार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7-8 गांवों का नाम बता रहा हूँ मैं, तो उनको अधिकार है कि डीएम से परमिट लेके मार सकते हैं। लेकिन गाय और इसीलिए नहीं इसीलिए अब उसके नाम को चेंज करने का हम लोगों ने आग्रह किया है। बीजेपी लीडर लोग ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अग्रेरियन क्राइसिस है उससे लाइक द इमर्जिंग लीडर्स नहीं है आपके पार्टी में। जैसे कि बिहार का भी एक विषय ये बोल रहे कि आपकी अभी नए पीढ़ी में देखें तो भी कोई अग्रेरियन लीडर नहीं है, ऐसे उसी सेक्टर से कोई लीडर ऐसे नहीं है। मैं नई पीढ़ी की बात कर रही हूँ। आपको लग रहा है ये आपकी पार्टी में ये एक मुद्दा है, और आप कैसे इसको एड्रेस? निश्चित रूप से आपको ध्यान में होगा कि बीजेपी बहुत पहले जो थी वो शहरी पार्टी के रूप में जाना जाता था। आज बीजेपी के पास जितने ग्रामीण क्षेत्र के नेता हैं उतने दूसरे दल के पास नहीं है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं। दूसरी बात कि कृषि क्षेत्र के नेता निश्चित रूप से दिल्ली जहां खड़ा है वहां आदि नारे लगाने वाले को ही कृषि क्षेत्र का नेता समझता है, तो उनके समझदारी को हम बहुत बहुत बधाई देंगे। लेकिन निष्ठा के साथ काम करना भी कृषि क्षेत्र के नेताओं का कर्तव्य होता है। और मेरी विनती यही होगी कि कृषि के क्षेत्र में चिंता के साथ काम करने का इतिहास बीजेपी का जैसा है वैसा नहीं। मैं पूरा सुनो भाई, मैं उदाहरण बताता हूँ कि देखिए इसी देश में राज्यों में बीजेपी को अवसर मिला है। बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ बनी वहाँ कृषि विकास दर बढ़ा है। कृषि का नेता नहीं है मेरे यहाँ, कृषि के नेता हार्दिक पटेल हो गए। जबकि सुनो मेरी बात सुनो कि
गुजरात में हमारी सरकार है, कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा विकास दर हुआ, तो नरेंद्र मोदी किसान के नेता नहीं हुए। ठीक, उसके बाद मध्य प्रदेश में हमारी सरकार रही, हम कृषि विकास दर में आज हिंदुस्तान में सबसे आगे हैं। तीसरे नंबर पर भी कौन जा रहा है? छत्तीसगढ़ जा रहा है। फिर देश में मौका मिला, देश में मौका मिला 6 वर्ष, और उस दरमियान मैं एमपी था। ये किसान आयोग बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के राज में शुरू हुआ। कृषि बीमा योजना अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य में शुरू हुआ। फिर किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य में शुरू हुआ। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि 10 वर्ष बाद किसान के निष्ठा नारा के चक्कर में आप हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास कोई किसान के लिए कुछ नहीं। मैंने पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुन लो भाई। और फिर हमारी ही सरकार आई है तो कृषि मंडी की चिंता कर रहे हैं, हमारी ही सरकार आई है तो प्रधानमंत्री सिंचाई की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार आई तो जैविक खेती की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी समझदारी है कि राज्य में जब बीजेपी आता है तो कृषि का विकास दर बढ़ता है, दिल्ली में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो किसान हित की योजना चलती है, और फिर मोदी जी जब आए तो किसान के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। उनके नज़र में तो जरूर होगा कि किसान लीडर यहाँ है, लेकिन जिनके नज़र में ये दिखाई नहीं देता होगा तो जिनको न दिखाई देता है उनको मैं बधाई देता हूँ, और उनकी नज़र में यहाँ कृषि को चाहने वाले लोग नहीं हैं तो इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, इनको मुबारक हो। ठीक है सर। अब दूसरा आपके अलावा मुझे ये बताइए, नई पीढ़ी में आपके अलावा एक इसी सेक्टर से जो एक या 2 नेताओं का नाम आता है बीजेपी में नई पीढ़ी में, हाँ नई पीढ़ी में, नई पीढ़ी किसान हाँ किसान नेता में आपके में मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारे संजीव बलियान को नई पीढ़ी का मानिएगा कि माधवराव सिंधिया को मानिएगा? तो माधवराव सिंधिया आजकल कांग्रेस में किसान विषय पर कौन बोलता है? वो माधवराव सिंधिया तो राहुल गांधी। सर मेरा सुनिए, माधव हाँ ये नहीं बात, ज्योतिराज सिंधिया और राहुल गांधी किसान पर बहुत बोलते हैं लोकसभा में, तो वो लोग किसान के नेता। सुनो मेरी बात सुनो, हम आगे आ रहे हैं, मैं आगे आ रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। और हमारे यहाँ संजीव बलियान जो एग्रीकल्चर का गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, हमारे यहाँ जो कुंडरिया हैं जो सबसे बड़ा दूध के क्षेत्र में काम करने वाले नेता हैं, 2 तो मेरे राज्य मंत्री ही हैं, मैं 2 नाम तो अभी आपको बता रहा हूँ। कुंडरिया जो मिल्क सेक्टर में काम करते हैं, और हमारे संजीव बलियान जो बहुत बड़े अच्छे किसान हैं, बड़े नहीं अच्छे किसान हैं, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचारा अपने यहाँ से घर से आया है, वहाँ घर का सारा काम करके किसान नेता है। तो 2 आपके सामने है। तीसरा कि आप बीजेपी इन टोटल देखिएगा एमपीज में, तो एमपी में हमारे जोधपुर से जो एमपी हैं हमारे, तो एमपी की संख्या बहुत बड़ी है ना, लिस्ट हम आपको बना के दे देंगे, या नहीं तो आप सबके बायोडाटा हैं। सबसे ज़्यादा किसान एमपी बीजेपी का है। अटल बिहारी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में आरएसएस और बीजेपी के संबंधों में क्या परिवर्तन आया? आप जैसे मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ तो मुझ में क्या परिवर्तन आया? मैं संबंधों में पूछ रहा हूँ सर। मैं तो खुद आरएसएस हूँ, तो आरएसएस की ही बात करते हैं। बीजेपी के आरएसएस के संबंध में के विषय में बात करते हैं आप, तो हम तो खुद आरएसएस है, हम बीजेपी में। और जो देश के लिए देश के लिए जितना हम काम कर रहे हैं आरएसएस से सीखे। देश के लिए अधिक से अधिक काम करना, समय देना, ये आरएसएस में हमने सीखा। आरएसएस इक्वल टू सरकार कह सकते हैं हम? जी नहीं, आरएसएस में जो हमने पढ़ाई पढ़ी है राष्ट्रभक्ति का, हम उसको इसमें ध्यान में रखते हैं। राष्ट्रभक्ति पहले, देश पहले, ये हमारी उस पाठशाला की डिग्री है, और उस डिग्री के आधार पर हम जहाँ जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो डिग्री हमारे पास है।
राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए जीवन, राष्ट्र के लिए। अगर आज के तारीख में हाँ एक कन्फ्यूजन जरूर रहता है लोगों को कि आरएसएस डिक्टेट करता है, ये तो कन्फ्यूज लोगों का है। अरे डिक्टेट क्यों करेगा? हम जो वहाँ से सब सीख के आए हैं देश के लिए। कभी भी आरएसएस, हम इतना दिन से मंत्री है, कभी नहीं कहा ऐसा पॉलिसी बनाओ, ऐसा पॉलिसी बनाओ। हाँ कोई सुझाव किसी को देना है तो कोई सुझाव देता है, जैसे इंडिविजुअल जनरल ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई मेरे ये सुझाव है। लेकिन हम सब खुद नरेंद्र भाई मोदी, वो भी तो संग, इनका जो पूरा जीवन देश के लिए समर्पित ऐसा लगता है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली है उनको? भाई उस स्कूल के विषय में जो विद्यार्थी वहाँ का नहीं रहा, उसको उसका अनुभव नहीं होगा, अंदाज पर मारता रहेगा कि हाँ ये होता है वो होता है। लेकिन निर्देशन सरकार एक अलग चीज़ होता है। पार्टी भी कहाँ कहती है कि तुमको यही काम करना है, पार्टी के अंदर से भी प्रस्ताव आते हैं, सुझाव आते हैं। ये सरकार जो अपना निर्णय लेती है, कैबिनेट बैठती है और स्वतंत्र रूप से जो अच्छे सुझाव हैं दुश्मन के भी, और आरएसएस में तो हम पैदा लिए, दुश्मन के भी अच्छे सुझाव होते हैं, उसको हम मानते हैं। जो देश इसमें होता है उसको मानते हैं।